अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने ऊपर आप देख सकते हैं हमने ये सारी चीज़ें कर ली थी चैप्टर नंबर 6 फंक्शन की। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 फंक्शन के ट्रू फॉल्स करेंगे और मज़ीद आगे चीज़ें करेंगे जिनसे हमारे मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर होंगे और हमारी लॉजिक्स बिल्ड होंगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चैनल को अगर अभी तक नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। नंबर वन जो हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि 38 नंबर पे वो बोलता है कि फंक्शन शुड बी गिवन द नेम्स दैट रिफ्लेक्ट देयर पर्पस। वो कहता है हमारे पास जो फंक्शन होते हैं सी प्लस प्लस में उनका जो हम नाम, आपको पता है हम फंक्शन का कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं, फंक्शन को कोई भी जिस तरह वेरिएबल को कोई नाम दे सकते हैं उस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है कि फंक्शन शुड बी गिवन द नेम दैट रिफ्लेक्ट देयर पर्पस। फॉर एग्जांपल हम सम कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमें सम का जो फंक्शन है उसको सम का नेम देना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? तो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, हमें ऐसा करना चाहिए। क्यों? ताकि वो हमें याद रहे। एक्यूरेट आंसर अगर देखना चाहते हो मजीद तो यही है कि फॉर ह्यूमंस रीडर ऑफ द प्रोग्राम द फंक्शन शुड बी गिवन द नेम्स दैट रिफ्लेक्ट देयर पर्पस सो ही शी कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द फंक्शन डज, कि वो फंक्शन क्या करता है आम बंदे को पता चल जाए। आपने अपना नाम दिया होगा, उधर जाके कोई और कोड पढ़ेगा तो उसको क्या पता ये फंक्शन क्या करेगा, इसलिए उसको वही नाम दो जो कि वो डिज़र्व करता है। यहाँ पे वो दूसरे नंबर में कहता है ट्रू फॉल्स वाले में कहता है कि फंक्शन हेडर आर टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन। कहता है कि जो फंक्शन का हेडर फाइल होती है, फंक्शन का जो सर होता है, प्रोटोटाइप की बात नहीं कर रहा, हेडर, तो ये क्या करता है? टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन? एब्सोल्युटली नॉट, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। फंक्शन का जो हेडर होता है उसके आखिर में कभी भी हम सेमी कॉलन नहीं लगाते। उसके आखिर में क्या होता है? क्लोज पैरेंथेसिस होती हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। यूं पैरेंथेसिस होती हैं पीछे, यहाँ पे फंक्शन का नाम होता है, इसके आगे कुछ भी नहीं होता। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके आगे सेमी कॉलन होता है, या जब हम फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं तो उसके आगे भी हमारा सेमी कॉलन होता है। तो आगे चलते हैं, उसमें 40 नंबर में वो बोलता है कि फंक्शन प्रोटोटाइप्स आर टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन। कहता है कि जो फंक्शन की प्रोटोटाइप है वो सेमी कॉलन से टर्मिनेट होती हैं। तो एब्सोल्युटली यस, हमारे पास जो फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है वो हमारे पास इसी सेमीकोलन से एंड होती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये लास्ट वाले का ये आंसर है। और उसके बाद हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप जो हमारे पास होती है, ओनली टेल कंपाइलर द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, देयर नेम एंड पैरामीटर टाइप्स दैट इट विल यूज़, जो वो यूज़ करती है। इट डज नॉट कंटेन बॉडी ऑफ द फंक्शन एंड टर्मिनेट्स विद सेमीकोलन। इसलिए क्योंकि सिर्फ हम उसको बताते हैं कि फंक्शन है तो यहाँ पे उसको टर्मिनेट करना लाजमी होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन नहीं होता। आगे वो ये बोलता है कि इफ़ अदर फंक्शंस आर डिफाइंड बिफोर मेन, अगर जो मज़ीद फंक्शन है वो मेन से क्या है, पहले डिफाइन किए गए हैं, स्टिल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एट फंक्शन मेन। तो वो कहता है इफ़ अदर फंक्शन आर डिफाइंड बिफोर मेन द प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एट द फंक्शन मेन। कहता है कि अगर हमारे पास मेन फंक्शन से ऊपर हमारे पास क्या हो, फंक्शन डिफाइन हम करते हैं तो हमारे पास क्या मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। एब्सोल्युटली ट्रू, हमेशा आपने याद रखना है कि जो आपका मेन फंक्शन है वो सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये आंसर भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो, द प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट एग्जीक्यूशन एट द फंक्शन मेन। तो हम वापस चलते हैं 42 नंबर पे। 42 में हमें वो ये बोलता है कि व्हेन अ फंक्शन टर्मिनेट इट ऑलवेज ब्रांचेस बैक टू मेन। कहता है कि जब हमारा फंक्शन ख़त्म होता है, टर्मिनेट होता है, इट ऑलवेज ब्रांचेस बैक टू मेन रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट वाज कॉल्ड फ्रॉम। कहता है कि हमारे पास जब फंक्शन टर्मिनेट होता है तो वो क्या होता है, वो हमारे पास मेन फंक्शन में वापस भाग जाता है रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट वाज कॉल्ड फ्रॉम। तो ऐसा नहीं होता, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया जाता है वहाँ पे फंक्शन जाता है, वो वापस मेन फंक्शन पे नहीं जाता। जहाँ से उसको कॉल दी जाती है वो वहाँ पे ही ब्रांचेस बैक करता है। तो इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर यही होगा कि व्हेन अ फंक्शन टर्मिनेट इट ऑलवेज ब्रांचेस बैक टू फंक्शन वेयर इट वाज कॉल्ड।
मेन रिगार्डलेस ऑफ इट वाज कॉल्ड वाला बात गलत है, जाता मेन में ही है, लेकिन ये बात आगे उसने गलत कर दी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी यही बात लिखी है, व्हेन अ फंक्शन टर्मिनेट इट ऑलवेज ब्रांचेस बैक टू द फंक्शन विच कॉल्ड इट। जो उसको बुलाता है ये वापस फिर उसी के पास अपना काम पूरा करके चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। इसका एक और आंसर भी आप लिख सकते हो कि इफ़ अ फंक्शन इज कॉल्ड विद इन अदर फंक्शन दैट इट रिटर्न्स टू ओरिजिनल फंक्शन इट वाज कॉल्ड फ्रॉम नॉट बैक टू द मेन। अगर उसको किसी और फंक्शन में कॉल दी जाती है तो वो उसी फंक्शन में रिटर्न होगा, ना कि सिर्फ मेन में होगा। आगे हम चलते हैं अपनी फिल इन द ब्लैंक नंबर ट्रू फॉल्स नंबर 43 पे। इसमें बोलता है कि आर्गूमेंट्स आर पास टू द फंक्शन पैरामीटर इन ऑर्डर टू अपीयर इन द फंक्शन कॉल। वो कहता है कि जो हमारे पास आर्गूमेंट्स होते हैं वो पास किए जाते हैं फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट में इन ऑर्डर टू अपीयर इन द फंक्शन कॉल। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है, ट्रू है। डेफिनेटली जो हम आर्गूमेंट का मतलब इनपुट पास करते हैं वो फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में करते हैं ताकि वो जब फंक्शन को कॉल करें तो वो उनके पास आ जाए। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एग्जैक्टली वही बात लिखी हुई है। इसी तरह हम यहाँ पे आगे आ जाते हैं 44 नंबर पे। 44 में वो हमें ये कहता है कि द स्कोप ऑफ पैरामीटर इज़ लिमिटेड टू द फंक्शन विच यूजेज इट। वो कहता है कि जो पैरामीटर होते हैं उसका जो स्कोप होता है वो उस फंक्शन तक लिमिटेड होता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। हमारे पास जो स्कोप ऑफ पैरामीटर का मतलब है जो भी फंक्शन वैल्यू रिसीव कर रहा है, लिमिटेड टू द फंक्शन विच यूज इट। डेफिनेटली हमारे पास वो पैरामीटर लिस्ट उसी फंक्शन के लिमिटेड होती है, वो कहीं और हमारे पास किसी और फंक्शन के लिए नहीं होती। इट इज़ एसेंशली अ लोकल वेरिएबल, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है, वो लोकल वेरिएबल होता है, इसलिए वो क्या है, लिमिटेड है। इसका आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू। आगे चलते हैं हम 45 नंबर पे। इसमें कहता है चेंजेस टू द फंक्शन पैरामीटर ऑलवेज अफेक्ट द ओरिजिनल आर्गूमेंट एज वेल। कहता है कि फंक्शन की जो पैरामीटर हैं उसमें अगर हम चेंजिंग करते हैं तो वो क्या काम करता है, ऑलवेज अफेक्ट द ओरिजिनल आर्गूमेंट एज वेल। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पास बाय रेफरेंस की बात नहीं हो रही। तो अगर हम कोई फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट में चेंजिंग करते हैं या फंक्शन के पैरामीटर जो उसको पास कर रहे हैं उनमें चेंजिंग करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। एवरी वन हैज़ देयर ऑन कॉपी, हर किसी के पास के अपनी अपनी कॉपी है। इसी तरह हमारे पास वो आगे 46 नंबर में बोलता है कि इफ़ इन अ फंक्शन प्रोटोटाइप द नेम ऑफ पैरामीटर वेरिएबल में बी लेफ्ट आउट। वो कहता है कि फंक्शन प्रोटोटाइप में हमारे पास वेरिएबल का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में सिर्फ हमें डेटा टाइप लिखनी पड़ती है, नाम लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं है। इसी तरह हमारे पास 47 नंबर में वो ये बोलता है कि जी हमारे पास कहता है मैनी फंक्शन में हैव लोकल वेरिएबल्स विद द सेम नेम। वो कहता है कि हमारे पास जो फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन हैं, उनके जो लोकल वेरिएबल्स हैं सेम नेम है। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एक फंक्शन में जो फॉर एग्जांपल हमने ए यूज़ किया उसका स्कोप क्या है, ओनली टू दैट फंक्शन है। हम नेक्स्ट फंक्शन में यूज़ करेंगे वही ए, तो दूसरे फंक्शन को नहीं पता कि ये पहले यूज़ हुआ है नहीं हुआ, बिकॉज इट इज़ लोकल टू द स्कोप। हम आगे जाते हैं, उसमें वो बोलता है कि ओवर यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। कि अगर ग्लोबल वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिए हैं और उनका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ओवर यूज़ जब आप करते हैं तो डिबगिंग आपकी क्या होती है, ख़राब होती है। आपको क्या होता है, आपको एरर फाइंड करने में दुश्वारी होती है, और जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। क्योंकि लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो थ्रू आउट द फंक्शन ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। स्टैटिक लोकल वेरिएबल आर नॉट डिस्ट्रॉयड व्हेन अ फंक्शन रिटर्न्स। तो इट इज़ हमारे पास यही बोलता है कि स्टैटिक कास्ट, आपको मैंने बताया था स्टैटिक लोकल वेरिएबल कि इनकी ये जब फंक्शन में ही डिफ़ाइन होते हैं। पहली बात तो ये फंक्शन के अंदर जब फंक्शन कॉल होता है तो इनकी वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये भी हमारे पास ट्रू है। तो जो स्टैटिक लोकल वेरिएबल, इसके पीछे स्टैटिक इसीलिए लिखते हैं कि जब स्टैटिक रहे वो उसकी वैल्यू चेंज ना हो।
उसके बाद हमारे पास आगे बोलता है कि ऑल स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज टू -1 बाय डिफ़ॉल्ट। कहता है कि जितने भी हमारे पास वो होते हैं वो -1 से। इट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास जितने भी स्टैटिक लोकल वेरिएबल होते हैं वो 0 से इनिशियलाइज होते हैं, -1 से कभी कोई चीज़ इनिशियलाइज नहीं हुई। Initialization of static local variable only happen once regardless how many times the function in which they are defined is called। वो कहता है कि जो हम स्टैटिक लोकल वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियलाइज क्या करते हैं, एक बार ही करते हैं, बेशक जितनी बार मर्ज़ी क्या हो फंक्शन में, फंक्शन को कॉल किया जाए जिसमें वो डिफ़ाइन है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, उसको एक बार ही आप स्टैटिक बोल दो तो वो जितनी बार मर्जी फंक्शन को कॉल करो वो स्टैटिक रहेगा। 52 में कहता है व्हेन अ फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड द आर्गुमेंट इज लेफ्ट आउट एंड एन आर्गुमेंट इज लेफ्ट आउट ऑल आर्गुमेंट दैट कम आफ्टर इट मस्ट बी लेफ्ट आउट एज वेल। उसमें कहता है कि हमारे पास जब फंक्शन कॉल होता है तो जो उसकी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स होती हैं वो कॉल की जाती हैं। विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स इस मतलब फंक्शन में आपने कोई वैल्यू नहीं पास की तो उसको क्या होगा, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट उसकी जो फॉर एग्जांपल आपने उसकी पैरामीटर लिस्ट जो है उसमें a इज़ इक्वल टू बी ये भी साथ लिख दी है तो उसकी वही वाली वैल्यू कंसिडर होंगी। ऑल आर्गूमेंट दैट कम आफ्टर इट मस्ट बी लेफ्ट आउट एट्स वेल। जो उसके बाद आर्गूमेंट्स आएंगी उनको क्या करेगा, छोड़ देगा। तो हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन ट्रू है। फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स कैन accept to have one default argument passed to it and other left out because we leave default argument without specification, all other must be left out as well। तो इसमें हमारे पास जितने भी बाकी होंगे वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो है 53 नंबर है, इसमें वो बोलता है कि 53 में बोलता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर फंक्शन टू हैव सम पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स एंड सम विदाउट। बोलता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ फंक्शन टू हैव सम पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। वो कहता है फंक्शन के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो सम पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स और सम को, मतलब कह रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ फंक्शन टू हैव सम पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स सम विदाउट। कहता है कि हमारे पास फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है कि आधे उसके पास डिफ़ॉल्ट हों और आधे ऐसे हों जिनको हम पास करें। पॉसिबल है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स कंपलसरी नहीं है, ये हमारे पास पॉसिबल है। हमारे पास फंक्शन में आधे आर्गूमेंट्स से डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं और आधे हम खुद पास कर सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। इसी तरह हम आगे चलते हैं, हमारे पास 54 नंबर आ जाता है और 54 नंबर में वो बोलता है कि द एग्जिट फंक्शन कैन ओनली बी कॉल्ड फ्रॉम मेन। हमारे पास जो एग्जिट फंक्शन होता है वो सिर्फ मेन फंक्शन से कॉल करता है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। एग्जिट फंक्शन को हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, मेन फंक्शन से इसका कोई रिश्ता इतना वो नहीं है कि ये सिर्फ मेन फंक्शन से ही आएगा, इसको कोई भी कॉल कर सकता है। इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। इसी तरह वो कहता है अ स्टब इज़ डमी फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फंक्शन इट रिप्रेजेंट। कहता है कि हमारे पास स्टब एक डेमी फंक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फंक्शन इट रिप्रेजेंट। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। तो यहाँ पे स्टब का ये सीन होता है कि स्टब इज़ अ फंक्शन वी कॉल टू टेस्ट इफ़ द एक्चुअल फंक्शन इज़ वर्किंग करेक्टली और इफ़ इट इज़ टेकिंग आर्गूमेंट्स करेक्टली। तो ये हम वैसे टेस्ट फंक्शन एक होता है जिसको हम ले के चेक करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, एक्चुअल फंक्शन है, वो सही से काम कर रहा है और आर्गूमेंट्स ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर आपको नहीं पता ये स्टब फंक्शन क्या है तो आप यूट्यूब गूगल पे जाके इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एरर फाइंड करने हैं। यहाँ पे उसने हमें कहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज़ एरर, लोकेट एस मैनी एरर एस यू कैन। तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे उसने वॉइड लिखा है जी, टोटल लिखा है इंट वैल्यू 1। यहाँ पे एक चीज़ पकड़ी गई है, आपने सारी वैल्यूज़ के साथ उसकी पैरामीटर लिस्ट में इंट 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 या फ्लोट उसकी डाटा टाइप लिखनी है। यहाँ पे वैल्यू 2 वैल्यू 3 के साथ इंट नहीं लिखा हुआ। दिस इज़ वेरी बैड थिंग। तो फंक्शन हेडर में क्या होना चाहिए, डाटा टाइप कंप्लीट होनी चाहिए सारे पैरामीटर के साथ। और जो हमारे पास वॉइड वाला फंक्शन है, एक और यहाँ पे गलती हुई है, मैं यहाँ से रेड पेन से उसको हाईलाइट करता हूँ। वॉइड फंक्शन
कैनॉट रिटर्न द वैल्यूज़। हमने जब रिटर्न करानी है तो हमें फंक्शन को वॉइड नहीं लेना पड़ेगा, हमें ये रिटर्न स्टेटमेंट अगर यूज़ करनी है तो हमें ऊपर फंक्शन को इंट या फ्लोट या कुछ और करना पड़ेगा। दीज बोथ थिंग कांट बी यूज्ड एट द सेम टाइम। वॉइड फंक्शन कैनॉट रिटर्न वैल्यूज़। तो ये इसमें 2 एरर हैं और बाकी ठीक ही लग रहा है तकरीबन। बाकी इसमें कोई एरर है तो आप लोग नीचे कमेंट करें। इसी तरह हम 57 नंबर में देखते हैं, इधर उसने डबल वाला फंक्शन ले लिया है और एवरेज उसने ली है। इंट हमारे पास है, इसमें भी इंट वैल्यू 2 है और इसमें भी इंट वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे उसने क्या काम किया है जी, उसके बाद उसने इसकी ब्रैकेट्स लगा ली हैं और यहाँ पे उसने क्या काम किया है, डबल एवरेज का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है और फिर एक और एवरेज के वेरिएबल को करके डिवाइडेड बाय 3 किया है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है कि ब्रैकेट्स को यूज़ करना है सबसे पहले। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू प्लस वैल्यू 2, यहाँ पे C++ क्या करेगा, सबसे पहले वैल्यू 3 को क्या करेगा, वैल्यू इस वाली से डिवाइड कर देगा। तीनों को पहले प्लस नहीं करेगा, यहाँ पे इनको डिवाइड पहले कर देगा क्योंकि आपने डिमास रूल पढ़ा हुआ है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन आती है। तो यहाँ पे आपने अगर तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 निकालना है, एवरेज इसी तरह निकालते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, एक ब्रैकेट लगाओगे। दिस इज़ नंबर 1 एरर। तो इसी तरह हमारे पास जो डबल टाइप का फंक्शन है, ये क्या काम कर सकता है, इंटीजर डिवीजन को परफॉर्म करेगा। सिंस हमारे पास जो सम ऑफ इंटीजर है वो क्या है, 3 है। तो इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे मिसिंग है कि ये फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। जब भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वॉइड है तो वो रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई और डाटा टाइप है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसको क्या रिटर्न करना चाहिए था, एवरेज। तो यहाँ पे रिटर्न एवरेज नहीं लिखा हुआ, ये भी इसकी चीज़ एक मिसिंग नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, इनको कंसिडर करना है। इसी तरह आप लोग अगले प्रोग्राम को भी देख लें। ये उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, इससे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी कि आपको प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी तरीके से समझ आ रही है। मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आगे हम चल सकें। तो आगे हम अपने अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। इसमें वो कहता है वॉइड एरिया। इसने 58 नंबर प्रोग्राम में एक वो ले लिया है कि वॉइड फंक्शन ले लिया और इसके अंदर दोबारा रिटर्न हो रहा है। तो ये तो सबसे पहली गलती आपको मैंने बता दी। इसी तरह इंट लेंथ में ठीक है, उसने वो ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक और हमारे पास गलती आ जाती है कि वो ये है कि हमारे पास जो एक तो वॉइड फंक्शन है रिटर्न नहीं कर रहा। दूसरी गलती ये आती है कि जो आपकी ये देखो, ये हमने इस फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू पास की है, फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू पास कर रहे हैं जी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। देखो हमने लेंथ को क्या वैल्यू दे दी, डिफ़ॉल्ट दे दी कि लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हमेशा कंपाइलर का ये रूल है कि आपने इसको आखिर पे इनिशियलाइज करना है, आप इसको स्टार्ट पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो आपको पहले इंट विड्थ लिखना चाहिए और फिर आपको कॉमा लगा के लेंथ इज इक्वल टू 30 लिखना चाहिए। ये वाला आपका एक एरर है। तो इसको आपने क्या काम करना है, करेक्ट करना। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ आ रही हैं। इसी तरह 59 नंबर में वो बोलता है कि हमारे पास जो ये है, उसने वॉइड फंक्शन ले लिया, गेट वैल्यू और इंट वैल्यू ये आगे डाल दिया पासिंग बाय रेफरेंस। तो ये हमारे पास इम्पर्सन का जो साइन है, इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे वैल्यू के इधर आना चाहिए पहले, तो ये इसको इधर आना चाहिए इम्पर्सन के साइन को, और वैल्यू को बाद में लिखना चाहिए। एक तो ये गलत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी वॉइड है तो सी आउट किया है, सीन किया है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो हमारे पास वैल्यू है, तो इधर भी इम्पर्सन का साइन क्या आएगा, ये वाला इम्पर्सन का साइन इधर पहले आएगा। तो ये हमारे पास गलती है जब हमने वैल्यू पास बाय रेफरेंस की है। तो इसमें यही है कि इम्पर्सन साइन शुड कम बिफोर वेरिएबल नेम इन फंक्शन हेडर व्हेन रीडिंग इम्पर्सन आफ्टर द वेरिएबल नेम इज़ रॉन्ग। तो हमारे पास यही बात है कि आपका ये रॉन्ग है, आपने इम्पर्सन का साइन इधर गलत यूज़ किया हुआ है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस फंक्शन में ये इम्पर्सन यहाँ पे एक एरर है और एक यहाँ पे ऊपर एरर है, तो इन चीज़ों को आपने करेक्ट कर लेना है।
मैं इसको रेज कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह पहले ले लिया करो और फिर खुद एरर इसको कॉपी पे लिख के फाइंड किया करो। इसी तरह हमारे पास आगे वो बोलता है कि फिर 60 नंबर एक्सरसाइज आ जाती है। 60 नंबर एक्सरसाइज में ओवरलोडेड फंक्शन है, दो ही ओवरलोडेड फंक्शन है। ओवरलोडेड फंक्शन का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम सेम है लेकिन उसके अंदर क्या है, डाटा टाइप डिफरेंट है। ये देखो दोनों का नाम सेम है और यहाँ पे इधर इंटीजर है हमारे पास पहले नंबर पे और यहाँ पे दूसरे नंबर पे डबल है। तो हमारे पास जो ओवरलोडेड फंक्शन है इनकी इस चीज़ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने ये शुरू में इस डाटा टाइप से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको फ़र्क असल में कहाँ से पड़ता है ओवरलोडेड फंक्शन को, इसको फ़र्क पड़ता है जी इसकी पैरामीटर लिस्ट से। यहाँ पे इसकी पैरामीटर लिस्ट क्या खाली है और यहाँ पे इसकी पैरामीटर लिस्ट क्या खाली है। तो आप क्या काम कर सकते हो कि सेम पैरामीटर लिस्ट दोनों की नहीं रख सकते। इसमें इंट है, इसमें फ्लोट होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो आप इंट इनपुट वैल्यू कर रहे हो, यहाँ पे डबल इनपुट वैल्यू कर रहे हो और एंटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन पैरामीटर लिस्ट इन दोनों की सेम है। तो क्या है, इसलिए हमारे पास इसमें ये एरर है। बाकी आगे प्रोग्रामिंग चैलेंजेस वगैरह हैं तो ये करना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैंने कहा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों तभी आप प्रोग्रामिंग चैलेंजेस ये सब कुछ कर सकोगे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।